Hi everyone, welcome all of you to my channel and welcome to this 9 p.m. नर्सिंग क्लास। और आज की क्लास शुरू करते हैं बहुत अच्छी सी लाइन के साथ। कड़ी मेहनत कभी थकान नहीं लाती, हमेशा संतोष लाती है। इसका मतलब ये है कि जिस दिन आप मेहनत करते हो ना, जिस दिन आप स्ट्रगल करते हो, जिस दिन आप हार्ड वर्क करते हो, उस दिन आप महसूस करना कि आपको थकान नहीं होती, आप खुश होते हो, आप सेटिस्फाइड होते हो कि हाँ, आज मैंने कुछ किया है, आज मैंने अपना काम किया है, आज मैंने पढ़ाई की है और मेहनत की है। तो अगर जो भी ऐसे हैं जो अभी भी मेहनत से डर रहे हैं, लेट मी टेल यू, जब मेहनत करोगे, अपने छोटे छोटे गोल्स पे ध्यान दोगे, उन्हें पूरा करोगे, तो जो एक सुकून, एक शांति, संतोष मिलेगा ना, वो बहुत अच्छा होगा। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हमने नेक्स्ट 2 थियरीज कंप्लीट करनी है, थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। चलिए, तो यूनिट 2 के अंदर ही है, यूनिट 2 ही अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो 2 थियरीज आज हम पढ़ेंगे। लेट अस बिगिन। तो सबसे पहले लेट मी टेल यू, जितने भी हमारे नर्सिंग के बच्चे हैं, चाहे आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, आप भी ये सेशन देख सकते हो, आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। और जो नॉर्सेट के बच्चे हैं, जो नॉर्सेट प्रिपेयर कर रहे हैं, दे ऑल्सो, क्योंकि इन दी एंड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू दिस टॉपिक। जितने भी आपके नर्सिंग एग्ज़ाम्स हैं, उन सब में ये हेल्प करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय जीन पेजेट। नाउ, ये जो थियोरी है, जैसे हमने शुरू में बात करी थी कि हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत से लोग आए जिन्होंने अपना अपना रोल प्ले किया। जीन पेजेट ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को समझा कि एक इंसान का कॉग्निशन कैसे डेवलप होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है, कुछ स्टेजेस दी और हर स्टेज के अपनी अपनी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉग्निशन का मतलब क्या हुआ। जीन पेजेट ने कहा कि हर कोई इंसान, ये कुछ मेरी दी हुई स्टेजेस हैं, इनके थ्रू गुजरता है और धीरे धीरे उसका कॉग्निशन डेवलप होता है। नाउ व्हाट इज़ कॉग्निशन? कॉग्निशन का मतलब है ऐसे सारी काम, ऐसी सारी चीज़ें जिनको हम इस्तेमाल करके अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, अपने आप को समझते हैं। ठीक है, जैसे कि हम अटेंशन यूज़ करते हैं, कोई चीज़ हम देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पे हम अटेंशन दे रहे हैं। हम कुछ सोच रहे हैं, कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हैं, रीजनिंग हमारे दिमाग में चल रही है, हम किसी चीज़ को लेके प्लान कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वी आर क्रिएटिंग समथिंग। तो ये सब चीज़ें हमारे हायर मेंटल फंक्शंस में आती हैं। और ये जीन पेजेट की थियोरी में ये सब चीज़ें कैसे डेवलप हो रही हैं स्टेज बाय स्टेज, ये हम जानेंगे। तो जीन पेजेट ने 4 स्टेजेस दी, 4 स्टेजेस बताई, जिनका नाम है सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। ओके, इन स्टेजेस के नाम से आप थोड़ा सा याद रखो। सेंसरी मोटर का मतलब है यहाँ पे सेंसेस हमारी काम करेंगी, हमारा मोटर फंक्शन काम करेगा। प्री ऑपरेशनल का मतलब हुआ कि ऑपरेशनल थिंकिंग से पहले वाली स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल का मतलब हुआ कि यहाँ पे ऑपरेशनल थिंकिंग डेवलप हो रही है और कंक्रीट थिंकिंग भी है। फॉर्मल ऑपरेशन का मतलब हो गया कि जो कॉग्निशन है वो अच्छे से डेवलप हो गया है। फाइन, ये 4 चीज़ें हैं। इन स्टेज के साथ आप याद रखो, जब आप नाम पढ़ रहे हो तो इनको एक बार रिकॉल ज़रूर करो जो मैंने बोला है। आई होप सब साथ में बैठे हैं, जो भी आप, जितने, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ सिट विद योर पेन एंड योर नोटबुक टू मेक नोट्स। सब कुछ यहाँ पे नहीं लिखा है, कुछ चीज़ें मैं आपको बोल भी रही हूँ, तो जो बोल रही हूँ वो साथ साथ लिख लो, हेल्प करेगा आपको जब आप रिवाइज कर रहे होगे। चलिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखिए, सेंसरी मोटर और प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट एंड फॉर्मल ऑपरेशन, ये 4 चीज़ें हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो इनकी एज लिखी है। पहली स्टेज बर्थ से लेके 2 साल तक। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक बच्चा है जो अपने आस पास के एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर कर रहा है। बहुत सी नई चीज़ें हैं जिनको वो जानना चाहता है, समझना चाहता है। कुछ नई शेप्स हैं, कुछ नए आसपास जीव जंतु हैं, कुछ पेड़ पौधे हैं, वो सबको एक्सप्लोर करना चाहता है।
प्री ऑपरेशनल का मतलब क्या हुआ, क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बच्चा है जो खेल में व्यस्त है, अपने खेल में लगा हुआ है, अपने कुछ टॉयज़ उसने पास रखे हुए हैं और बच्चा खेल में बिजी है। कंक्रीट ऑपरेशनल का मतलब है अब उसने थोड़ा सा और ज़्यादा चीज़ों को समझना शुरू किया है, एक्सप्लोर करना शुरू किया है, पढ़ाई करनी शुरू की है। लास्ट जो स्टेज है उसका मतलब है कि अब उसके दिमाग में मशीन काम करने लगी है। मशीन का मतलब देखो, ये चेस का कुछ बना हुआ है, मशीन मतलब उसकी थिंकिंग और ज़्यादा डीप हो गई है, और ज़्यादा वो चीज़ों को एक्सप्लोर करने लगा है साइंटिफिक लेवल पे। फाइन, ये देखिए, ये एक और पिक्चर है जिससे हम थोड़ा सा और अच्छे से समझ पाते हैं। एक छोटा बच्चा है जिसके हाथ में अ ग्लास इज़ देयर, पानी है उसके अंदर, वो पानी को पी रहा है, ठीक है। दूसरी स्टेज पे तो वो पानी के बारे में कुछ सोच रहा है। क्या सोच रहा है कि चाहे वो ग्लास के अंदर है, चाहे वो कहीं पे भी है, पानी पानी है, ओके। तीसरी स्टेज में हम देखें तो वो ये सोच पा रहा है कि अच्छा, आधा पानी इस ग्लास में, आधा पानी उस ग्लास में, समथिंग ही इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। फोर्थ जो है, अब वो ये समझ पा रहा है, उस ग्लास के आधे खाली या आधे भरे होने का मतलब समझ पा रहा है, दोनों तरीके से उसको सोच पा रहा है। फाइन, लेट अस नाउ टॉक अबाउट एक एक स्टेज के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। देखो, स्टेज 1 जो कि सेंसरी मोटर है, बर्थ से लेके 2 साल तक के बच्चे। कुछ वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पे, जैसे कि आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, हियर एंड नाउ, ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड सिंबलाइजेशन। नाउ इस स्टेज में क्या होता है, बर्थ से लेके 2 साल तक का बच्चा, आई एम वेरी मच श्योर कि आपने सबने ऐसे बच्चे देखे हैं, हो सकता है आपकी फैमिली में भी हो और आपने क्लोजली उनको ऑब्जर्व किया हो। ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, आपने देखा होगा, अगर ये जो छोटे हैं, मतलब बिल्कुल अभी 2 साल के नहीं बोल रही हूँ, 2 से थोड़ा कम एज के, से एक एक 1.5 साल तक के बच्चे, क्योंकि जब तक जैसे जैसे ये स्टेज ख़त्म होने को आती है तो उनमें चेंजेस आने लगते हैं। तो 1-1.5 साल के बच्चे को आपने देखा होगा कि उनका कोई टॉय है, कोई खिलौना है, वो उनसे खो गया या कहीं गिर गया या उनकी आंखों के आगे नहीं है, तो वो उसको ढूंढते भी नहीं हैं। क्यों नहीं ढूंढते हैं? क्योंकि आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, या फिर हियर एंड नाउ, अगर सामने है तभी वो एग्जिस्ट करता है, अगर आंखों के सामने नहीं है तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर कोई खिलौना कहीं गिर गया, कहीं मान लीजिए आपने छुपा दिया, या बच्चे से ही कहीं दूसरे कमरे में छूट गया, तो वो उसको ढूंढेगा नहीं, क्योंकि उसकी सोच अभी ऐसी है कि जो चीज़ मेरे सामने है वो ही एग्जिस्ट कर रही है। उसकी सोच अभी इतनी नहीं बढ़ी कि वो चीज़ कहीं और भी हो सकती है। आउट ऑफ साइट मतलब अगर आंखों के सामने नहीं है, आउट ऑफ माइंड मतलब उसके दिमाग में भी वो नहीं चल रहा है। धीरे धीरे जब वो इस स्टेज से के एंड पार्ट पे पहुंचता है, लगभग 2 साल का होने लगता है, तो धीरे धीरे ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप होता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब है कि ऑब्जेक्ट परमानेंट है, उसका खिलौना अगर कहीं छुपा हुआ है, कहीं दूसरे कमरे में रखा है, इसका मतलब वो अभी भी है, आंखों के सामने नहीं है पर अभी भी वो खिलौना है। तो अगर आप बच्चे के साथ खेलते हुए उसकी कोई चीज़ कहीं छुपा देंगे तो वो उसको ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके दिमाग में अब इतनी थिंकिंग डेवलप हो चुकी है कि मेरा टॉय अगर मेरी आंखों के सामने नहीं है बट स्टिल वो कहीं पे है, तो वो उसको ढूंढना शुरू करता है। सिंबलाइजेशन मतलब सिंबल्स फॉर्म होने लगते हैं उसके दिमाग में। जैसे कि हम बच्चे को सिखाते हैं ए फॉर एप्पल, तो ए फॉर एप्पल आप बच्चे को सिखाओगे तो उसको समझ में नहीं आएगा जब तक उसको आपने दिखाया नहीं कि ये है एप्पल। तो एक बार आपने उसको एप्पल दिखा दिया, अगली बार आपने जब उसको ए फॉर एप्पल बोला तो बोलते सुनते समय उसके दिमाग में कुछ इमेजेस बनी एप्पल की। तो ये है सिंबलाइजेशन। तो इस स्टेज के एंड तक आते आते बच्चे के दिमाग में सिंबल्स भी बनने लगते हैं। कुछ आप बोलें, मान लीजिए आपने बोला कार, या उसके टॉय है, मान लीजिए गाड़ी है, कार है, तो उसके दिमाग में वो सिंबल है, मेंटल सिंबल है। अब आप जब भी कार बोलोगे तो उसके दिमाग में एक मेंटल सिंबल बन जाएगा और वो चीज़ों को रिपीट करने की कोशिश करेगा। सो ये होता है बर्थ से लेके 2 साल के बच्चे की थिंकिंग ऐसी होती है और धीरे धीरे चेंज होने लगती है। आई होप इट इज़ क्लियर। स्टेज 2 जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज है, 2 से 7 साल का बच्चा। तो 2 से 7 साल का बच्चा कैसा होता है? ईगो सेंट्रिक होता है। इसका मतलब क्या है?
कि वो किसी भी सिचुएशन को लेके, किसी भी इवेंट को लेके वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोच पाता है। मान लीजिए उसने पेरेंट्स से ज़िद करी, अपने फादर से ज़िद करी कि मुझे टॉय ला के दो, ठीक है, और उसके फादर ने आते आते रास्ते में वो किसी वजह से टॉय नहीं ले पाए या वॉट एवर वॉज द सिचुएशन। अब बच्चा ये नहीं समझ पाएगा कि क्यों नहीं ला पाए, क्योंकि इस समय उसकी जो सोच है, जो उसका थॉट है, वो ईगो सेंट्रिक है। वो सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव समझ सकता है कि मैंने कहा था और वो मुझे चीज़ नहीं मिली, उसी हिसाब से वो रिएक्ट करेगा। वो दूसरों का पर्सपेक्टिव नहीं समझ सकता। एक सिचुएशन का एक ही एस्पेक्ट वो समझ सकता है कि मैंने चीज़ मांगी थी, मुझे मिली नहीं, ठीक है। वो नहीं समझ सकता कि क्यों नहीं मिली, टाइम नहीं था, या चीज़ नहीं मिली, या भूल गए, नथिंग। तो उसका जो अभी कॉग्निशन है, जो उसकी सोच है, वो भी इतनी डेवलप नहीं हुई है। सो इसको हम कहते हैं ईगो सेंट्रिक। ओके, नाउ और क्या क्या डेवलप होता है इस एज में? लैंग्वेज डेवलप होने लगती है, ठीक है। 2 to 7 ईयर्स के बच्चों की लैंग्वेज डेवलप होती है। खेल, खेल किस तरीके के होते हैं? इमेजिनेटिव प्ले भी होता है, ठीक है। इमेजिनेटिव प्ले होने लगता है। आपने देखा होगा इस एज के बच्चे अपने साथ भी खेलते हैं। अपने साथ कैसे खेलते हैं? इमेजिनेशन में उनका कोई फ्रेंड होता है या किसी के साथ वो खेल रहे होते हैं। सो दैट इज़ इमेजिनेटिव प्ले। ड्राइंग्स डेवलप होती हैं, ड्राइंग बच्चे कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसी चीज़ दिख रही है वो उसको वैसा ही सोचेंगे, जैसी सिचुएशन दिख रही है वो उसको वैसा ही सोचेंगे। उसके पीछे की चीज़ें वो नहीं सोच पाते हैं। जैसे कि जो एग्जाम्पल मैंने दिया कि उनका खिलौना नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्या रीज़न रहा, वो नहीं सोच सकते। एनिमिस्टिक थिंकिंग, एनिमिस्टिक थिंकिंग का मतलब है उनको लगता है कि जो उनके टॉयज़ हैं या कोई भी नॉन लिविंग थिंग है वो कैसा है, उसमें जान है, लाइफ लाइक क्वालिटीज़ हैं। तो आपने देखा होगा इस एज के बच्चे क्या करते हैं, अपने टॉयज़ को एक लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट करते हैं। अगर वो कुछ खा रहे हैं तो अपने फेवरेट टॉय को अपने साथ रखते हैं, एक चम्मच खुद खाते हैं, एक स्पून उसकी तरफ करते हैं। तो दे फील दैट देयर इज़ लाइफ इन दी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। Intuitive thoughts, what are these intuitive thoughts? As I have told you कि उनकी जो थिंकिंग है वो भी इतनी डेवलप नहीं हुई है, तो वो लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती है। वो जो सोच है, जो उनके थॉट्स हैं, वो बिना किसी रीजनिंग के आ रहे हैं। वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जो दिमाग में आ जाता है उसको वो उनका थॉट है। ज़्यादा इन डेप्थ वो नहीं सोच पाते हैं, रीजनिंग या फिर लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर पाते हैं। तो ये है हमारा सेकेंड स्टेज, 2 to 7 ईयर्स। अब हम आते हैं स्टेज 3 की तरफ, जो कि कंक्रीट ऑपरेशनल है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड कंक्रीट? कंक्रीट का मतलब होता है कि जो चीज़ जैसी बोली गई है या जैसी दिख रही है वैसा ही हम सोच रहे हैं। जैसे होता है ना, बहुत सी कहावतें होती हैं, तो हम क्या करते हैं, हम जब किसी को कोई कहावत बोलते हैं तो वो उसका जो मीनिंग है, जो उसका एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग है या जो उसका डीपर मीनिंग है, वो उसको समझ पाता है। जैसे कि मान लो नॉर्सेट की प्रिपरेशन चल रही है, आप लोगों को अगर मैं बोलूँ या कोई आप ही किसी अपने फ्रेंड को बोलो कि अरे भाई नॉर्सेट की तैयारी तो ऐसे हो गई जैसे कि आगे कुआं और पीछे खाई, ठीक है। तो आगे कुआं पीछे खाई का मतलब क्या हुआ? अब कोई ऐसा बच्चा है, मान लीजिए 7 to 11 ईयर्स का, तो वो ये सोचेगा कि अच्छा ठीक है, आगे मेरे शायद मेरे आगे कुआं है और मेरे पीछे खाई है। कंक्रीट थिंकिंग, लिटरल मीनिंग, वो उतना ही सोच सकता है, उसका डीपर मीनिंग नहीं उसको आता अभी। अगर आप ये बात बोलो तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई आगे कुआं और पीछे खाई का मतलब ये है कि मैं आगे चलूं तो भी कुएं में गिरूं, मतलब तो भी बहुत मेहनत है, बहुत मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और अगर पीछे हटूं, सोचूं कि नॉर्थ सेट छोड़ देता हूँ, नहीं देता हूँ, तो भैया अपने आप से भी आपको बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। आपकी फैमिली, आपके जो आसपास के लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, सबको आपको बहुत ज़्यादा जवाब देने होंगे। और पीछे हटना मतलब देन जो आपने सोचा है, जो अपनी लाइफ के लिए कुछ डिसाइड किया, वो भी आप नहीं पा पाओगे, उसको भी आप नहीं अचीव कर पाओगे। सो दिस इज़, ये आप समझ सकते हो। पर 7 से 11 साल का बच्चा, उसका जो एक्चुअल मीनिंग है, जो डीप मीनिंग है, वो नहीं समझ सकता। तो इसका मतलब है कंक्रीट थिंकिंग, लिटरल मीनिंग, जो जैसा है वैसा ही उसको समझ में आ रहा है। नाउ व्हाट हैपन्स कि
मेजर टर्निंग पॉइंट है। 7 से 11 साल की जो एज है उसमें जो कॉग्निशन है अकॉर्डिंग टू जीन पेजेट, ये मेजर टर्निंग पॉइंट है डेवलपमेंट में। यहाँ पे काफ़ी चेंजेस हो रहे होते हैं बच्चे के कॉग्निशन में। ऑपरेशनल थॉट का मतलब क्या है कि जो ईगो सेंट्रिक हमने देखा था, ईगोसेंट्रिक इज रिप्लेस्ड बाय ऑपरेशनल थॉट। अब वो दूसरों का पर्सपेक्टिव भी समझ सकता है, अदर्स पर्सपेक्टिव। क्या एग्जाम्पल लिया था हमने पहली स्टेज से लास्ट स्टेज में, प्रीवियस स्टेज में, कि बच्चे ने बोला टॉय लाने के लिए, टॉय नहीं आया, वो सिर्फ इतना ही समझ पा रहा है कि क्यों नहीं आया। दूसरे का पर्सपेक्टिव यहाँ पे समझना शुरू कर देता है। उसी को हमने बोला कि ईगो सेंट्रिक जो थॉट है इट इज़ रिप्लेस्ड बाय ऑपरेशनल थॉट। वो दूसरों का पर्सपेक्टिव समझना शुरू कर देता है। मान लीजिए 2 दोस्त हैं 7 से 11 साल के, उनमें लड़ाई हुई, एक ने किसी को कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, तो जो बच्चा है वो ये समझ पा रहा है कि ठीक है, ओके, मैंने भी गलत बोला, पर लड़ाई हुई क्यों हुई, ठीक है, दूसरे का पर्सपेक्टिव भी समझ पा रहा है कि अच्छा मैंने मेरी फ्रेंड को ऐसे बोला, उसको बुरा लगा होगा। तो दूसरों का पर्सपेक्टिव भी यहाँ पे बच्चा समझ पाता है। देखो, अदर्स पर्सपेक्टिव। नाउ देर आर सम कॉग्निटिव अकम्पलिशमेंट। अब इस एज में क्योंकि हमने बोला कि मेजर टर्निंग पॉइंट है, तो कुछ कॉग्निटिव अकम्पलिशमेंट्स होते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो बच्चा यहाँ पे समझना शुरू कर देता है। जैसे कि कंजर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी। देखो, कंजर्वेशन का मतलब क्या है? कंजर्व होना, किसी चीज़ का कंजर्व होना, अपनी एक्चुअल फॉर्म में रहना। तो जो पिक्चर में मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिखाया था, जैसे यहाँ पे बच्चा क्या देख पा रहा है कि जो शेप है, यहाँ पे थर्ड में आके बच्चा ये देख पा रहा है कि जो शेप है वो ऐसे की ऐसी ही रहती है, चाहे जो चीज़ है, जो एक्चुअल प्रोडक्ट है, वो ऐसे का ऐसा ही रहता है, चाहे उसकी शेप बदलती रहे। अब देखो, बच्चे को यहाँ पे समझ में आ रहा है कि चाहे मैं उसको छोटे ग्लास में करूँ चाहे बड़े ग्लास में करूँ, पानी पानी ही रहेगा। चाहे उसको आप किसी भी शेप के वेसल में डाल दो, पानी पानी ही रहेगा। सो कंजर्वेशन। रिवर्सिबिलिटी मतलब अपने एक्चुअल फॉर्म में वापस आ जाना, पानी का बर्फ बन जाना और बर्फ से फिर वापस पानी बन जाना, तो ये रिवर्सिबिलिटी उसको समझ में आने लगती है। क्लासिफिकेशन मतलब चीज़ों को उनकी क्वालिटी के हिसाब से वो कैटेगराइज कर पाता है। मान लीजिए आप बच्चे को कुछ चीज़ें ला के दें जिसमें कुछ टॉफ़ी हो, कुछ चॉकलेट्स हों, कुछ चिप्स हों, तो वो उनको क्लासिफाई कर पाएगा कि कौन सी टॉफ़ीज़ हैं, कौन सी चॉकलेट्स हैं और कौन से चिप्स हैं। फाइन। सीरिएशन मतलब किसी चीज़ को सीरियल में लगाना। किस सीरियल में लगाना? क्वांटिटेटिव सीरियल में। कुछ चीज़ें हैं बच्चे के पास, उनको वेट और उनको हाइट के हिसाब से बच्चा एक ऑर्डर में उनको कैटेगराइज कर पाएगा, सीरियल नंबर में लगा पाएगा। स्पेशल रीजनिंग का मतलब होता है स्पेस। स्पेशल का मतलब है स्पेस का जानना। ठीक है, अब मान लीजिए बच्चे को ये पता है कि घर के पास वाली शॉप कहाँ पे है, तो स्पेशल रीजनिंग का मतलब है कि बच्चा फेमिलियर प्लेसेस के डायरेक्शंस को ध्यान में रख पाता है। अगर उसको घर के पास वाली शॉप के बारे में बात हो रही है या उसको वहाँ जाना है, तो वो सोच सकता है कि अच्छा वहाँ तक मैं कैसे पहुँचूँगा। फेमिलियर प्लेसेस के का जो डायरेक्शन है वो उसको ध्यान आने लगता है, याद रहने लगता है। तो ये कॉग्निटिव अकम्पलिशमेंट्स हैं थर्ड स्टेज में। जब आपका क्वेश्चन अगर आता है सब्जेक्टिव, तो इस तरीके से आप हर एक पॉइंट को लिखोगे। फोर्थ जो लास्ट स्टेज है जिसमें हम कह रहे हैं कि अच्छी थिंकिंग डेवलप हो चुकी है 11 ईयर्स एंड ओल्डर, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो गई है, मतलब डीपर थिंकिंग, साइंटिफिक थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, एवरीथिंग यहाँ पे डेवलप हो गया है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब है कि जब भी, क्योंकि ये देख रहे हैं आप इस एज में अडोलेसेंट हैं, ठीक है, एंड एडल्ट्स ऑल्सो, तो अगर हमारी लाइफ में कोई परेशानी आती है, मान लीजिए नॉर्सेट क्लियर नहीं हुआ, पिछली बार नहीं हुआ, ये मेरा दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट है, तो ये जो प्रॉब्लम आई है ना, इसका कारण जानना कि क्यों आई है, क्या कमी रही, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आई, या क्या मेरे साथ परेशानी थी, मैंने क्या कमी छोड़ी, फाइन, वो हम पता लगा सकते हैं। साथ ही मुझे इसे ओवरकम कैसे करना है, किस तरीके से मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि ये दोबारा मेरे साथ ना हो, किस तरीके से मुझे अपनी प्रिपरेशन को लेके जाना है, क्या क्या सल्यूशंस इसके हो सकते हैं, मुझे शायद समय ज़्यादा देना है, तो वॉट एवर। तो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब ये है किसी परेशानी का कारण जान पाना और
उसको ओवरकम कर पाना, उसके लिए सॉल्यूशंस निकाल पाना, ये बच्चा यहाँ पे कर पाता है। प्रोपोजिशनल थॉट का मतलब है कि हम क्या कर पाते हैं। देखो, प्रोपोजिशनल थॉट का मतलब है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी सिचुएशन को बिना रियल लाइफ एग्जाम्पल दिए समझ पाना, प्रोपोजिशनल थॉट। अब अडोलेसेंस कैसे होते हैं? अडोलेसेंस किसी भी वर्बल स्टेटमेंट को, किसी भी आप, कोई भी आप उनसे बात बोलो, बात कहो, जैसे अगर मैं आपसे कुछ बात बोलूँ, बात कहूँ, तो आप उसको ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एग्जाम्पल के साथ ही समझोगे, आप वैसे भी समझ जाओगे। दैट इज़ प्रोपोजिशनल थॉट। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देने की हमेशा ज़रूरत नहीं होती। वी कैन इवेलुएट द लॉजिक बिहाइंड द स्टेटमेंट्स। फाइन, ये तो हुई हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस। आई होप इट इज़ क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारी थियरी है, थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। हमारा जो मॉरल डेवलपमेंट है, सही क्या है, गलत क्या है, सोसाइटी के हिसाब से एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स क्या हैं, मेरा कौन सा एक्शन सही होगा, नहीं होगा, ये सब कैसे डेवलप होता है। लॉरेंस कोलबर्ग ने यहाँ पे थियरी दी है, जिससे हम समझेंगे कि कुछ स्टेजेस हैं, तीन है मेन, तीन स्टेजेस हैं। इतना ज़्यादा इन वर्ड्स को आप पढ़ के कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं कि तो पता नहीं क्या क्या लिखा है। ठीक है, लेट मी क्लैरिफाई, लेट मी सिंप्लीफाई ऑल दिस फॉर यू। तो तीन स्टेजेस हैं, देखो, तीन लेवल्स दिए हैं, तीन लेवल बताए हैं लॉरेंस कोलबर्ग ने। पहला है प्री कन्वेंशनल, सेकेंड इज कन्वेंशनल एंड थर्ड इज पोस्ट कन्वेंशनल। तीन चीज़ें याद रखनी है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। इनको हम छोड़ देते हैं, इनको हम आगे डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहला जो है, जो प्री कन्वेंशनल है, वो 4 से लेके 10 साल तक के एज में बताया गया है। मॉरल डेवलपमेंट, सही और गलत। इससे पहले 4 साल से पहले क्या है, हम नहीं उम्मीद कर सकते कि बच्चा अपने आप से सोच पाएगा कि अच्छा मेरा कौन सा एक्शन सही है, कौन सा गलत है। तो मॉरल डेवलपमेंट थोड़ा सा लेटर लाइफ में 4 साल से शुरू किया है। सेल्फ सेंटर्ड ओरिएंटेशन, इसका मतलब क्या है? अपने बारे में सोचना, सिर्फ अपने बारे में सोचना, सेल्फ सेंटर्ड। यहाँ पे कुछ वर्ड हम पढ़ पा रहे हैं, ईगो सेंट्रिक जजमेंट। यहाँ पे जो मॉरल डिसीजंस हैं, बच्चा किस हिसाब से ले रहा है? जो मुझे सही लग रहा है, ठीक है, जो मुझे सही लगेगा, जो मेरे हिसाब से होगा वो होगा। भाई, आपने बच्चे को कुछ चीज़ें ला के दी खाने की और उसको बोला कि शेयर कर लो अपने फ्रेंड्स के साथ, तो भाई वो तो शेयर तभी करेगा ना जब उसको सही लगेगा, या कौन सी चीज़ उसे अपने लिए रखनी है। तो इस चीज़ पे उसका डिसीजन बेस्ड होता है। बड़ी वाली चॉकलेट मुझे मेरे लिए रखनी है, छोटी वाली मैं अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दूंगा। सो वॉट एवर दे लाइक, इस पे बेस्ड होता है उनका डिसीजन। दूसरी चीज़ आती है पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन। यहाँ पे 4 से 10 साल का बच्चा सही काम क्यों करता है? क्योंकि उसको पनिशमेंट का डर होता है। ओके, वो इसलिए ओबे कर रहा है क्योंकि उसको पनिशमेंट का डर है। ऐसा नहीं है कि उसको बड़ों की बात को मानना ही मानना है, बड़ों की बातों को मानना अच्छा होता है, दूसरों को ओबे करना चाहिए, ये सब चीज़ें आप उसको समझा सकते हो, पर फिर भी वो सिर्फ रूल्स रेगुलेशंस क्यों मान रहा है? क्योंकि उसको पनिशमेंट का डर है। ओके, सो मोरल डिसीजंस आर बेस्ड ऑन अवॉइडेंस ऑफ पनिशमेंट, ये याद आप रखोगे, अवॉइडेंस ऑफ पनिशमेंट, क्योंकि उसको पनिशमेंट नहीं लेना है, पनिशमेंट को अवॉइड करना है, उसके लिए वो सही काम करेगा। उसके बाद आता है, उसके थोड़ा सा और आगे बढ़े, थोड़ा सा और एज बढ़ी बच्चे की, 10 साल के पास पास आया, तो इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। देखो, नाम थोड़े से कंफ्यूजिंग हैं, पर इनके अंदर की जो चीज़ें बहुत ईजी हैं, आप उनको ईजिली इलेबोरेट कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन का मतलब है कि अब जो बच्चा मॉरल डिसीजंस ले रहा है, वो रिवॉर्ड्स की चाह में ले रहा है। आपने बच्चे को बोला हुआ है कि भाई देखो, अगर तुमने हर दिन अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखी, 4 से 10 साल के बच्चे को, तो आपको एट द एंड ऑफ द वीक मैं कुछ रिवॉर्ड दूंगी। तो अब क्या हो गया? अब बच्चा सही काम क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको रिवॉर्ड चाहिए। ओके, तो हमने क्या देखा? पहले लेवल पे बच्चा मोरल डिसीजंस किस बेस पे ले रहा है? व्हाट द चाइल्ड लाइक्स, उसको क्या पसंद है, पनिशमेंट का डर में कि मुझे पनिशमेंट ना मिले, और उसके बाद धीरे धीरे 10 साल का आते आते डिज़ायर ऑफ रिवॉर्ड, मुझे रिवॉर्ड चाहिए इसलिए मैं सही काम करूँगा।
लेवल 1। लेवल 2 है कन्वेंशनल लेवल है, जिसमें 10 से 13 साल के बच्चों को रखा गया है। यहाँ पे क्या है, एबल टू सी विक्टिम्स पर्सपेक्टिव। अब यहाँ पे जो उसके मोरल डिसीजंस हैं वो थोड़े से और बेटर हो गए हैं, वो जो विक्टिम है उसका पर्सपेक्टिव समझ पा रहा है। क्या मतलब है, इंटरपर्सनल कॉन्कॉर्डेंस। इंटरपर्सनल कॉन्कॉर्डेंस का मतलब है कि जो मोरल डिसीजंस हैं दे आर बेस्ड ऑन डिज़ायर फॉर अप्रूवल फ्रॉम अदर्स। इंटरपर्सनल कॉन्कॉर्डेंस, दूसरों से उसको अप्रूवल चाहिए, दूसरों से उसको ये चाहिए, यस यू आर गुड, यस यू आर काइंड, यस यू आर वेरी गुड, है ना, यू आर अ वेरी गुड गर्ल, यू आर अ वेरी नाइस गर्ल, यू आर अ वेरी स्मार्ट गर्ल। सो दैट काइंड ऑफ अप्रूवल फ्रॉम अदर्स। इसलिए बच्चा यहाँ पे मोरल डिसीजंस ले रहा है, क्योंकि उसको दूसरों से अप्रूवल चाहिए, अप्रूवल फ्रॉम अदर्स। उसके बाद आते हैं लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशंस, आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, आपको रिस्पेक्ट करना है अथॉरिटी को, अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, ठीक है, और क्या है, आपकी कम्युनिटी के क्या रूल्स हैं। तो इन सब चीज़ों पे बेस्ड यहाँ पे डिसीजन बच्चा लेता है। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, दूसरों को रिस्पेक्ट करना है मुझे, ठीक है, कम्युनिटी के रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद आ रहे हैं थर्ड लेवल। थर्ड लेवल इज हमारा थर्ड लेवल क्या है, हमारा जो थर्ड लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जिसमें कि एथिकल प्रिंसिपल्स आर कंसिडर्ड। यहाँ पे एथिकल प्रिंसिपल्स आर कंसिडर्ड। 13 साल और उससे अबव यहाँ पे एथिक्स की बात आ जाती है। यहाँ पे बच्चे समझने लगते हैं कि एक्चुअल में क्या सही है क्या गलत है, जैसे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लीगलिस्टिक ओरिएंटेशन। मोरल डिसीजंस आर बेस्ड ऑन सेंस ऑफ कम्युनिटी रिस्पेक्ट एंड डिसरिस्पेक्ट, डेवलप्ड अ सिस्टम ऑफ वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। बच्चे की यहाँ पे वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स डेवलप हो जाते हैं कि अच्छा मुझे ये काम करना है क्योंकि ये सही है, मेरे वैल्यूज़ के हिसाब से है, मेरी सोच के हिसाब से है। जैसे कि मुझे किसी को हर्ट नहीं करना है, मुझे किसी को बुली नहीं करना है, मुझे किसी के लिए गलत नहीं बोलना है। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो बच्चे के अंदर आ चुकी हैं। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि हियर द चाइल्ड डील्स विद एब्स्ट्रैक्ट एंड एथिकल मोरल वैल्यूज़ रादर देन कंक्रीट मोरल वैल्यूज़, जैसे कि इक्वालिटी, ठीक है, जस्टिस, ओके, दूसरों के लिए सही करना, दूसरों को इक्वल देखना, दूसरों के लिए हमेशा सही करना। तो ये जो थर्ड लेवल है, जो लास्ट लेवल बताया लॉरेंस कोलबर्ग ने, 13 साल और उससे ऊपर, यहाँ पे क्या है कि एथिकल प्रिंसिपल्स कंसिडर हो रहे हैं। एथिकल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के एक इंसान डिसीजन लेना सीखता है, मोरल डिसीजन लेना सीखता है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दीज टू थियरीज। आई होप इट इज क्लियर। नाउ इट इज टाइम फॉर सम MCQs. नाउ व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ जीन पेजेट्स थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? मेन फोकस क्या है जीन पेजेट थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट का? लैंग्वेज एक्विजिशन है। जीन पेजेट में हमने क्या पढ़ा है, 4 स्टेजेस पढ़ी जिससे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। लैंग्वेज एक्विजिशन एंड सोशल बिहेवियर। जब भी MCQs कर रहे हो प्लीज टेक पार्ट, प्लीज पुट योर आंसर्स इन द कॉमेंट। लैंग्वेज एक्विजिशन एंड सोशल बिहेवियर, द डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, द रोल ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस in intelligence, environmental influences or on learning. No, the answer is option B. कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी में हमने ये देखा कि लॉजिकल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कैसे डेवलप होती है। In which stage of Paget's cognitive development does a child learn to think logically about concrete events but struggles with abstract concepts? कंक्रीट इवेंट समझ पा रहा है, लिटरल मीनिंग समझ पा रहा है, पर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप नहीं हुई है। दैट इज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। नाम से याद रख लो। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज इन पेजेट्स थियरी? जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, जो कि सेकेंड स्टेज है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, ईगोसेंट्रिज्म है, लॉजिकल थिंकिंग है, या फिर हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग है? व्हाट इज दिस? द आंसर इज ईगोसेंट्रिज्म। जो सेकेंड स्टेज है वहाँ पे ईगोसेंट्रिज्म डेवलप हो रहा है।
During which stage do children typically begin to use abstract reasoning and think logically about hypothetical situations? ये तो बिल्कुल हायर लेवल हो गया ना. अकॉर्डिंग टू पेजेट जो हायर लेवल है वो कौन सा है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है जिसमें हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को सॉल्व करना सीखते हैं, आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग. According to Kohlberg, in which stage of moral development do individuals follow rules to avoid punishment or gain rewards? अब लॉरेंस कोलबर्ग ने बताया था कि पनिशमेंट और रिवॉर्ड्स के चक्कर में बच्चा मोरल डिसीजंस लेता है. कौन सी स्टेज में बताया था? कन्वेंशनल है, प्री कन्वेंशनल है, पोस्ट कन्वेंशनल है या फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट लेवल है. सो इट इज़ प्री कन्वेंशनल, सबसे पहली जो स्टेज है. देन in Kohlberg's theory, the conventional level of moral development is characterized by which of the following? Conventional कौन सा है? Second level है. Obedience है, to avoid punishment, following rules due to personal principles, conforming to societal expectations and seeking social approval. यहाँ पे approval from others के लिए लेता है ना बच्चा moral decisions. So our answer is option C. At the post-conventional level of moral development, individuals make decisions based on, ये हमारा थर्ड लेवल है. पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पे किस चीज़ पे बेस्ड डिसीजंस लेते हैं? फियर ऑफ पनिशमेंट, सोसाइटल नॉर्म्स एंड लॉज, इंटरनल प्रिंसिपल्स एंड यूनिवर्सल एथिकल वैल्यूज़. यहाँ पे बाहर से किसी का डर नहीं है, अपनी अंदर की वैल्यूज़ पे बेस्ड हम मोरल डिसीजंस लेते हैं. Which of the following is not one of the Kohlberg stages of moral development? Punishment and obedience, yes. Social contract, yes. Law and order, yes. Cultural adaptation जैसा हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कोई भी स्टेज नहीं पढ़ी है moral development में. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्लास. नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ेंगे ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. नेक्स्ट क्लास है हमारी फंडामेंटल्स की, जिसमें हम लोग नर्सिंग असेसमेंट, नेक्स्ट टॉपिक जो कल की हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग नर्सिंग असेसमेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे. आई होप ऑल ऑफ यू विल बी देयर टू अटेंड द क्लास. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड अटेंडिंग द सेशन. ऑल द बेस्ट.